Assalamu alaikum students. Today we are going to continue our third chapter of Geography class 8 and we were studying about oceans and seas और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन फ्लोर। हम पढ़ेंगे जो समंदर की तह होती है, समंदर का जो फ्लोर होता है, जिस तरह ये समंदर है इसकी ये जो तह है ओशन फ्लोर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Like Earth, the surface of the ocean floor is not uniform as well. The undulating ocean floor is divided into following parts. जिस तरह की अर्थ की सरफेस यूनिफॉर्म या एक जैसी नहीं होती, इसी तरह जो ओशन फ्लोर है वो भी एक जैसा नहीं होता। तो आज अभी हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। कॉन्टिनेंटल शेल्फ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो शैलो एरिया है, शैलो मीन्स जो कम गहरा एरिया है, इसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। और मोस्टली इंटरनेशनल लॉ के अंडर ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया होता है, इसको हम अमूमन एक मुल्क की टेरिटरी भी इसको मानते हैं। मतलब ये जो एरिया होता है ये एक मुल्क का हिस्सा होता है, कोई भी इसके अंदर बाहर से दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो किसी मुल्क की इजाज़त ना ले। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का जो एरिया है कराची या गवादर वाली साइड से तकरीबन 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कंसिडर किया जाता है और उसको उस एरिया को पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता है। 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो एक नॉटिकल माइल्स यूनिट है जो समुंदर के अंदर डिस्टेंस तय करने का तरीका है। तो वो 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी या उसको बॉर्डर के अंदर कंसिडर किया जाता है। अगर कोई और शख्स उसमें दाखिल हो तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जैसे अमूमन आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि बहुत सारे मछेरे या फ़िशरमैन इंडिया की जो वहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे थे वो गलती से पाकिस्तान की टेरिटरी में दाखिल हो गए, तो वो पाकिस्तान उनको गिरफ़्तार कर लेता है। इसी तरह पाकिस्तान के कुछ लोग अगर इंडियन जो उनका कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया है या जो उनका टेरिटरी है उसमें दाखिल हो जाते हैं तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो हम यहाँ पे अब इसको टेक्निकली पढ़ते हैं। अ शैलो पार्ट ऑफ द सी विच लाइज एडजेसेंट टू द कोस्टल एरियाज इज़ कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया होता है ये आपके जो कोस्टल एरियाज़ हैं जहाँ पे आपका किनारा होता है वहाँ से शुरू होता है और थोड़े तकरीबन 12 नॉटिकल माइल्स या कुछ एरिया होता है जहाँ तक ये पानी इतना गहरा नहीं होता, उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। दिस पार्ट ऑफ द ओशन हैज़ वाइटल इंपॉर्टेंस फॉर जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। और ये क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया अमूमन एक मुल्क की टेरिटरी समझा जाता है, तो इसके अंदर आप अपने शिप्स, अपने बहरी जहाज़, इसके अलावा अगर आपने फ़िशिंग करनी है या कुछ मिनरल्स या कोई पेट्रोलियम की या इस तरह की चीज़ें, नेचुरल रिसोर्सेज आपने एक्सट्रैक्ट भी करनी है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना एरिया है। जो भी चीज़ यहाँ पे फाइंड होगी वो आपकी अपनी होगी। A country's maritime borders, rights of mining and fishing, trade routes and strategic planning depends upon continental shelf। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फिशिंग भी आप कर सकते हैं, माइनिंग भी कर सकते हैं और आपके बॉर्डर्स को, इसको बॉर्डर भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कॉन्टिनेंटल स्लोप। स्लोप के लफ्ज़ से आपको पता चल जाना चाहिए कि कुछ गहराई है, या ये अगर आप पिक्चर में देखें तो ये स्लोप बनी हुई है, जिस तरह से एक स्लोप होती है इंक्लाइंड शेप में, तो ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा ये कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाती है। और ये वो एरिया होता है जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद एक अचानक से गहराई आती है, और ये जो गहराई होती है इसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। द जेंटल स्लोपिंग कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड्स एट अ स्टीप स्लोप which descends into the deep sea, this is called continental slope। और ये एरिया कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाता है जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद होता है। उसके बाद कई बार ऐसे होता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको इधर डायरेक्टली बता दूँ, ये सबमरीन ट्रेंचेस या ट्रेंचेस इनको कहते हैं, या इनको हम ओशियानिक, ये वाले जो अगर आप देख रहे हैं जो पहाड़ की नुमा शक्ल में है, इनको हम ओशियानिक रिजेस या रिजेस भी कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबमरीन ट्रेंचेस एंड कैनियंस। The continental slope merges into the deepest part of the ocean, which comprises of the narrow and deep V-shaped canyons called trenches. These trenches descend up to 10 kilometers underwater। कई बार कॉन्टिनेंटल शेल्फ फर्दर आगे जाके डीप चला जाता है और वी शेप के अगर आप कहें ट्रेंचेस या कैनियंस बनाता है, इनको हम ट्रेंचेस भी कहते हैं या सबमरीन ट्रेंचेस भी कहते हैं। और वो जो फर्दर डीप होते हैं वो तकरीबन फर्दर 10 किलोमीटर डीप चले जाते हैं, तो इनको हम ट्रेंचेस कहते हैं। जनरली ट्रेंचेस क्या होते हैं, गड्ढे या खड्डे, और यही अगर समंदर की तह में होंगे तो हम इनको सबमरीन ट्रेंचेस या कैनियंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ओशियानिक रिजेस के बारे में है। ओशियानिक रिजेस है द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ओशन इज़ यूजली कंप्राइज्ड ऑफ वास्ट अनड्यूलेटिंग प्लेन। This part has an average depth of 4,500 to 6,000 meters. Volcanoes are found in this portion in a series of non-ending long ridge
This is called mid-oceanic ridge formed by the eruption of magma at divergent plate boundary. ये हमने पहले भी इस बारे में बात की थी थोड़ी सी, कि समंदर की तह के अंदर बहुत सारे वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं। तो कई बार वॉल्केनो इरप्ट होने की वजह से, मैग्मा के ऊपर आने की वजह से और मैग्मा के फिर सॉलिडिफाई हो जाने की वजह से ये रिजेस की फॉर्म ले लेते हैं, माउंटेन्स की फॉर्म ले लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवमेंट ऑफ ओशियानिक वाटर। ओशियानिक वाटर की 3 बड़ी मूवमेंट्स हैं या मेन मूवमेंट्स हैं, वो है वेव्स, करंट्स एंड टाइड्स। आज हम कोशिश करेंगे वेव्स और करंट्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखें, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर टाइड्स पे भी बात करेंगे। तो ओशियन वाटर नेवर रिमेन स्टैगनेंट। जो समंदर का पानी होता है वो स्टिल या स्टैगनेंट रुका हुआ नहीं रहता, इट टेंड्स टू मूव। मेन कॉज ऑफ दिस मूवमेंट आर वेव्स, करंट्स एंड टाइड्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ओशियन वाटर जो है वो रुका नहीं रहता बल्कि मूव करता रहता है, और उसकी मेन 3 कॉजेज़ क्या हैं? वेव्स, करंट्स एंड टाइड्स। सबसे पहले है वेव्स। द मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर इज़ कॉल्ड वेव्स। सिंपल सी बात है, जो पानी की मूवमेंट है उसकी सरफेस के ऊपर, जो उसका मूव करना है, इसको हम वेव कहते हैं। वेव्स is in an ocean are generated due to the different natural factors. Actually it is the movement of energy which is transferred in water particles from one to another. और वेव्स जो जनरेट होती हैं मुख्तलिफ रीजन्स की वजह से जनरेट होती हैं। कई बार अर्थक्वेक्स की वजह से जनरेट होती हैं, कई बार हवा की वजह से, साइक्लोन्स की वजह से, और लेकिन जिस वजह से भी अगर ये जनरेट होती हैं, उससे होता क्या है कि एक जगह जनरेट होती है वेव, फिर उसके पार्टिकल्स जो है अपनी एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल और नेक्स्ट वेव जनरेट करने में हेल्प करते हैं। अब ये हमें कुछ चीज़ों की समझने की ज़रूरत है कि वेव के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, जिस तरह ये पहाड़ आपको लग रहा है, जिस तरह हम एक पीक लगती है, इसको हम क्रेस्ट कहते हैं। और ये जो नीचे ढलवान सी लग रही है आपको, ये जो यू शेप लग रहा है आपको, इसको हम ट्रफ कहते हैं। तो ये ऊपर वाला क्रेस्ट है और इसको हम ट्रफ कहते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ तो ये एक वेव है। अगर आप ये वेव देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव होती है। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्रेस्ट। और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? ट्रफ। अब ये ऊपर क्रेस्ट है, नीचे ट्रफ है, और आप ये याद रखिएगा कि ये पूरे जो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ जब कंप्लीट होती है, या डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट या डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रफ्स इज नोन एज एक वेव, वन वेव। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड द ट्रफ इज कॉल्ड वेव हाइट। जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखिए, उसने वेव हाइट हमें बताने की कोशिश की है कि अगर हम 2 क्रेस्ट के दरमियान अगर एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो डिस्टेंस है इस ट्रफ से यहाँ तक, इसको हम वेव की हाइट कहते हैं। इसको कहते हैं वेव हाइट। या आप देख सकते हैं यहाँ पे वेव हाइट। और सिमिलरली वाइल द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द 2 क्रेस्ट और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेव लेंथ। इसी तरह जो 2 क्रेस्ट या 2 ट्रफ के दरमियान ये जो फासला होता है, इसको हम वेव लेंथ कहते हैं। ये एक वेव की लेंथ होती है। As the wave travels towards shallow waters of the coast, its height increases. जिस तरह पानी जो है वो कोस्ट की तरफ मूव करता है और वहाँ पे शैलो एरिया, कम गहरा पानी होता है, तो क्या होता है, ये वेव लेंथ कम होती जाती है। ये आप अगर देख सकते हैं, वेव लेंथ कम होती जाती है और वेव हाइट इंक्रीज़ करती जाती है। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे कम ढलवान एरिया होता है, मतलब कम गहरा पानी होता है। इसी वजह से यहाँ पे जो आगे एरिया पानी रुक रहा होता है, वापस टकरा भी रहा होता है, तो उसकी वजह से इसकी हाइट वेव की बढ़ती जाती है और इसका जो लेंथ है वो डिक्रीज़ होती जाती है। और एक पॉइंट आता है जब यही क्रेस्ट बहुत बारीक हो जाता है, जिसको हम ब्रेकर कहते हैं। यहाँ पे अगर हम पढ़ें, एज द वेव ट्रेवल्स टुवर्ड्स द शैलो वाटर्स ऑफ कोस्ट, इट्स हाइट इंक्रीजेज एंड लेंथ डिक्रीजेज, द क्रेस्ट गेट्स नैरोअर एंड शार्प। यही क्रेस्ट नैरो और शार्प हो जाता है, दिस इज कॉल्ड ब्रेकर। द शार्प पॉइंटेड क्रेस्ट ट्रेवल्स अहेड ऑफ द बॉटम पार्ट एंड ब्रेक्स टू मेक फोम, दिस इज़ कॉल्ड सर्फ। और कई बार आप देखते होंगे जब ये समंदर का पानी लहरों के साथ किनारे से टकराता है, तो एक फोम की, एक सर्फ की फॉर्म लेता है। इसको हम फोम या सर्फ कहते हैं। विंड्स आर द मेन कॉज ऑफ जनरेटिंग वेव्स। मेन कॉज क्या है वेव जनरेटिंग की? winds. Cyclones and tornadoes which originate and travel across the oceans also create waves. An earthquake near coastal areas or beneath the ocean floor can generate huge waves. हमने क्लास 7 के अंदर भी अर्थक्वेक के हवाले से पढ़ा था कि जब अर्थक्वेक आता है और वेव्स जो जनरेट होती हैं, जो ह्यूज वेव्स होती हैं, उनको हम सुनामी कहते हैं। यहाँ पे आपके डू यू नो वाले पार्ट में यही चीज़ लिखी हुई है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है करंट्स। करंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे रिवर फ्लो ऑन लैंड्स। सिमिलरली व्हेन द ओशियन वाटर मूव्स परमानेंटली इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, जैसे रिवर फ्लो करता है ज़मीन के ऊपर हमारे और वो एक डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा होता है, इसी तरह समंदर का पानी भी कई बार एक डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा होता है। इसको हम करंट कहते हैं। जब स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करे पानी तो हम उसको करंट कहते हैं। द करंट्स विच फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर एरियाज इज कॉल्ड वार्म करंट्स। जो पानी अगर इक्वेटर से मूव कर रहा है पोलर रीजन्स की तरफ, अगर आपके पास ग्लोब हो तो उसके ऊपर अगर आप देखें तो इक्वेटर से अगर आपके पास ग्लोब है और अगर इक्वेटर से आपका पोलर रीजन्स की तरफ अगर मूव कर रहा है पानी, तो इसको हम वार्म करंट कहेंगे क्योंकि गर्म पानी मूव कर रहा है। इसी तरह अगर पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ पानी मूव कर रहा है तो हम इसको कोल्ड करंट कहेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करंट्स और टाइड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।